डेविड ह्यूम को आमतौर पर अंग्रेजी भाषा के सबसे बड़े विचारकों में गिना जाता है। अपने समय में वो इतिहासकार और निबंधकार के तौर पर भी काफी मशहूर थे। उन्होंने जो बड़ी किताबें लिखी, जैसे अ ट्रीटिस ऑफ ह्यूमन नेचर, इंक्वायरीज कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इंक्वायरी कंसर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स, और बाद में छपी डायलॉग्स कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन, ये सब आज भी बहुत असरदार मानी जाती। ह्यूम के दौर के कुछ लोगों ने उनकी बातों को शक या नास्तिकता मानकर उनकी आलोचना की, लेकिन फिर भी उनका असर बहुत लोगों पर पड़ा। उनके दोस्त एडम स्मिथ की सोच और अर्थशास्त्र पर ह्यूम की छाप साफ दिखती है। कांट ने माना कि ह्यूम की बातें पढ़कर उनका नजरिया बदल गया। जेरमी बेंथम और चार्ल्स डार्विन जैसे बड़े नाम भी ह्यूम के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। अलग अलग लोगों ने उनसे अलग अलग बातें सीखी, जिससे पता चलता है कि ह्यूम के विचार कितने गहरे और अलग अलग थे। आज भी ह्यूम को नेचुरल सोच वाले दार्शनिकों में सबसे अहम माना जाता है और उनकी बातें आज की सोच और रिसर्च में भी काम आती हैं। डेविड ह्यूम का जन्म एडिनबरा में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन अपने परिवार के छोटे से घर नाइनवेल्स में बिताया। उनका परिवार नामी था, लेकिन ज्यादा अमीर नहीं था। उनके पिता की मौत तब हो गई थी जब ह्यूम बहुत छोटे थे, तो उनकी माँ ने ही उनकी और उनके भाई बहन की देखभाल की। उनकी माँ ने जल्दी ही समझ लिया था कि डेविड बाकी बच्चों से बहुत अलग है, इसलिए जब उनके बड़े भाई ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया, तब ह्यूम भी उनके साथ चले गए, जबकि वो सिर्फ 10 या 11 साल के। वहाँ उन्होंने लैटिन, ग्रीक पढ़ा, इतिहास, फिलॉसफी और कुछ गणित और विज्ञान भी सीखा। घर और यूनिवर्सिटी में ह्यूम की पढ़ाई का मकसद यही था कि वो सच्चाई के रास्ते पर रहें और अच्छे इंसान बने। प्रार्थना और धार्मिक बातें उनके घर और यूनिवर्सिटी में आम थी। इसी दौरान ह्यूम ने द होल ड्यूटी ऑफ मैन नाम की किताब पढ़ी, जिसमें ईश्वर, दूसरों और खुद के लिए अपने फर्ज की बात की गई थी। ह्यूम के परिवार को लगा कि उन्हें वकील बनना चाहिए, लेकिन ह्यूम को कानून पसंद नहीं आया। उन्हें क्लासिकल किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, खासकर सिसरो की बातें। उन्होंने तय किया कि वो विद्वान और विचारक बनेंगे और 3 साल तक गहराई से किताबें पढ़ते रहे, जब तक उनके दिमाग में बिल्कुल नई सोच नहीं आई। इतनी गहराई से सोचने के चलते ह्यूम को एक समय मानसिक परेशानी भी हुई। समय के साथ ह्यूम इस परेशानी से बाहर निकले और अपने नए विचारों को समझाने में लग गए। उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो फ्रांस चले गए। वहां रहने में कम खर्च आता था। आखिरकार वो ला फ्लैश नाम के छोटे से गांव में जा बसे, जहां पुराने समय में कुछ नामी लोग पढ़ चुके थे। यहाँ ह्यूम ने फ्रांसीसी और दूसरे यूरोपीय विचारकों को पढ़ा और अपने आसपास के लोगों से भी चर्चा की। अब तक ह्यूम ने अपनी पुरानी धार्मिक मान्यताएं छोड़ दी थीं और अब वो किसी भी तरह के धार्मिक नियम कायदों के खिलाफ थे, और ये सोच उनके जीवन भर बनी रही। जब वो सिर्फ 23 साल के थे, उन्होंने अ ट्रीटिस ऑफ ह्यूमन नेचर लिखना शुरू किया। इसके बाद ह्यूम इंग्लैंड लौटे ताकि अपनी किताब छपवा सकें। उन्होंने अपनी किताब में से कुछ विवादित बातें निकाल दी ताकि उनकी बातें आसानी से स्वीकार की जाएं। फिर उन्होंने अपनी किताब के पहले 2 हिस्से छपवाए, बाद में तीसरा हिस्सा और उनकी दूसरी किताब भी छपी। ट्रीटिस नाम की किताब जब छपी तो वो कोई बड़ी सफलता नहीं बनी, लेकिन फिर भी उसका असर रहा। ह्यूम ने अपनी कुछ बातें हटाई थीं, फिर भी कई लोगों ने उन पर नास्तिक और शक करने वाले होने का ठप्पा लगा दिया। जब उन्होंने एडिनबरा में पढ़ाने के लिए आवेदन किया, तो उनकी सोच की वजह से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा और उनका चयन नहीं हुआ। कुछ साल बाद उन्होंने एक और यूनिवर्सिटी में कोशिश की, लेकिन वहां भी उन्हें मौका नहीं मिला। यूं कभी किसी कॉलेज में पढ़ाने का काम नहीं कर पाए। एक समय ह्यूम ने एक अमीर लड़के को पढ़ाने का जिम्मा लिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो बच्चा ठीक नहीं था। फिर ह्यूम अपने रिश्तेदार के साथ काम करने लगे
और उसके साथ विदेश भी गए। इसके बाद उन्होंने इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग नाम की किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी पहली किताब की मुख्य बातें आसान भाषा में दोबारा बताई। फिर उन्होंने इंक्वायरी कंसर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स लिखी, जिसे वो अपनी सबसे अच्छी किताब मानते थे। धीरे धीरे ह्यूम की और भी किताबें छपती गईं। एक समय उन्हें निम्बरा की लाइब्रेरी में काम करने का मौका मिला। यहाँ उन्होंने इंग्लैंड का इतिहास लिखना शुरू किया। ये किताबें बहुत बिकीं और उन्हें आर्थिक आजादी मिली, मगर उनके बारे में पुराने आरोप चलते रहे। लाइब्रेरी में भी उनकी सोच की वजह से लोग उन्हें हटाना चाहते थे। कई दोस्तों और प्रकाशकों ने उन्हें समझाया कि कुछ विवादित बातें अपनी किताबों से हटा दें। कुछ समय बाद ह्यूम फ्रांस चले गए और वहां राजदूत के सचिव बने। पेरिस में वो काफी मशहूर हो गए। वहां के बड़े सोच वाले लोगों के साथ उठते बैठते थे, अच्छे खाने और बातों का मजा लेते थे और उनका कई महिलाओं से भी दोस्ताना था। फिर वो एडिनबरा लौट आए, वहां घर बनाया और अपनी आखिरी उम्र आराम से बिताई, दोस्तों के साथ मिलते जुलते बातें करते और अपनी किताबों को बार बार सुधारते रहे। उन्होंने अपने लेख और किताबें छपवाते वक्त ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर को शामिल नहीं किया। एक समय उनके पेट में गंभीर बीमारी का पता चला। अपनी मौत से पहले उन्होंने अपनी सबसे विवादित किताब की छपाई का इंतजाम कर दिया और खुद की छोटी सी आत्मकथा भी लिखी। उनके जाने के बाद भी लोग सोचते रहे कि इतने बड़े नास्तिक आखिरी समय में कैसे थे, लेकिन उनके दोस्तों ने कहा कि उन्होंने हमेशा की तरह शांति और खुशी से अपने आखिरी दिन बिताए। ह्यूम ने अपने जीवन के आखिरी समय में अपने प्रकाशक को एक संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा कि लोग उनकी पहली किताब ट्रीटीज पर ही ध्यान देते हैं, जिसे उन्होंने बहुत कम उम्र में लिखा था और कभी अपना नाम भी नहीं दिया। उन्होंने चाहा कि लोग उनकी दूसरी किताबों को ही असली समझें, क्योंकि उनमें उनकी असली सोच और बातें हैं। इससे ये सवाल खड़ा होता है कि हमें ह्यूम की कौन सी बातें ज्यादा अहम माननी चाहिए, पहली वाली किताब की या फिर बाद की किताबों। इन दोनों विकल्पों में यही माना गया है कि ट्रीटीज और इंक्वायरी में काफी फर्क है, इसलिए किसी एक को असली मानना चाहिए। लेकिन ऐसा सोचना सही नहीं लगता। खुद ह्यूम ने भी कहा कि दोनों में ज्यादातर बातें एक जैसी हैं। उन्होंने माना कि उन्होंने पहली किताब जल्दी छपवा दी थी और दूसरी किताब में वही बातें ज्यादा साफ और आसान भाषा में समझाई हैं। ह्यूम का कहना था कि उन्होंने अपनी सोच या सिद्धांत नहीं बदले, बस उन्हें नए तरीके से और आसान ढंग से लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने साफ कहा कि दोनों में विचार तो एक जैसे ही हैं, बस सवालों को छोटा और आसान कर दिया गया है ताकि समझने में आसानी हो। खुद उनकी राय थी कि पहली किताब की सफलता में कमी उसकी भाषा और तरीका था, बातों में नहीं। इसलिए ये कहना सही होगा कि दोनों किताबों को साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों में बातें एक जैसी ही हैं, फर्क बस तरीके का है। ट्रीटीज नाम की किताब का नाम ही बता देता है कि ह्यूम का असली मकसद इंसानी फितरत को समझना था। उनका कहना था कि इंसान की आदतें और सोच को वैसे ही देखना चाहिए जैसे साइंस में चीजों को देखा जाता है। उस जमाने में मॉरल शब्द सिर्फ अच्छाई बुराई के लिए नहीं, बल्कि हर उस चीज के लिए था जो इंसान की फितरत से जुड़ी हो। ह्यूम ने कोशिश की कि इंसान की सोच को समझने के लिए पुराने तरीके छोड़कर बिल्कुल ताजा और वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाए। ह्यूम जब जवान थे, उन्होंने दूसरी दार्शनिकों के तरीकों को देखा और महसूस किया कि उनमें बहुत सी गलतियां हैं। उन्हें लगा कि दार्शनिक हमेशा बहसों में उलझे रहते हैं और ज्यादातर बातें बस कल्पना पर टिकी होती हैं, असलियत या तजुर्बे पर नहीं। उनका मानना था कि अच्छाई बुराई की बातें भी इंसान की फितरत से ही समझी जानी चाहिए, न कि मन से गढ़ी जाए। तभी उन्होंने तय किया कि वो अपनी सारी बातें इंसानी फितरत और तजुर्बे से ही निकालेंगे। शुरुआत से ही ह्यूम की सोच थी कि दार्शनिकी को बदलना है तो इंसान की फितरत को समझना सबसे जरूरी है, और ये काम तजुर्बे और देखने से ही हो सकता है।
पुरानी सोच की सबसे बड़ी कमी यही थी कि वो कल्पना और अटकलबाजी पर ज्यादा चलती थी, असली अनुभव और देखी समझी बातों पर कम। जब ह्यूम ने अपनी बड़ी किताब लिखनी शुरू की, तब तक उन्होंने नए समय के दार्शनिकों की भी बातें पढ़ी थी, लेकिन वो भी पुराने जैसी ही गलती कर रहे थे। अपनी सोच में बस तर्क और सिद्धांत जोड़ते जा रहे थे, बिना ये देखे कि असल में इंसान है क्या। ह्यूम को लगता था कि साइंस की तरह दार्शनिकों को भी अपनी सोच और आदतों को सुधारना चाहिए, ताकि इंसान की असली सच्चाई को समझा जा सके। लेकिन तब तक दार्शनिक आपस में बहस में ही उलझे रहते थे और आम लोगों के लिए उनकी बातें और भी उलझी और समझ से बाहर हो जाती थीं। आगे बढ़ने के लिए ह्यूम का कहना है कि हमें हर उस सोच को छोड़ देना चाहिए जो तजुर्बे और देखी समझी बातों पर नहीं टिकी है। बहुत सी पुरानी सोचें बस दिखावे की हैं। वो दावा करती है कि उन्होंने इंसान और दुनिया की गहरी सच्चाई पकड़ ली है, लेकिन ह्यूम कहते हैं कि ऐसी सोच असलियत से बहुत दूर होती है। वो ऐसी बातों में उलझ जाती है जिन्हें इंसान कभी समझ ही नहीं सकता। ये बस दिखावटी साइंस होती है जिसमें असली ज्ञान नहीं होता। ह्यूम का कहना है कि ये सब बातें अक्सर लोगों के अंदर बेकार के डर और अंधविश्वास पैदा करती हैं। लोग इन दिखावटी सोचों से ईश्वर, आत्मा और बाकी चीजों को लेकर उलझ जाते हैं। ह्यूम कहते हैं कि सिर्फ इसलिए कि ये सोचें गलत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें सोच विचार ही छोड़ देना चाहिए, बल्कि हमें इन गलत बातों का जवाब अच्छे तर्क और साफ सोच से देना चाहिए। ह्यूम मानते हैं कि सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंसानी दिमाग कितना सोच सकता है और उसकी सीमाएं क्या है। उनका कहना है कि असल में इंसान के लिए इतनी गहराई में जाकर दुनिया की सच्चाई जानना मुमकिन नहीं है। ह्यूम ने ये भी साफ किया कि उनका मकसद सिर्फ आलोचना करना नहीं है। उनका असली मकसद इंसान की फितरत को तजुर्बे और साइंस की मदद से समझना है, और इसमें वो बहुत उम्मीद रखते हैं। अपनी पहली किताब के शुरू में ही ह्यूम कहते हैं कि वो साइंस का बिल्कुल नया तरीका लेकर आए हैं, जिसमें इंसान की फितरत को समझना सबसे जरूरी है। उनका कहना है कि सभी बड़े विज्ञान भी इंसान की समझ से जुड़े हुए हैं, जैसे गणित, प्रकृति की बातें और धर्म। इन सब का इंसान की सोच से रिश्ता है, इसलिए पहले हमें अपनी समझ और उसकी हद को जानना चाहिए। जब हमें पता चल जाएगा कि हम क्या क्या जान सकते हैं, तभी हम असल तरक्की कर पाएंगे। ह्यूम को लगता था कि इंसान की फितरत से जुड़ी बातों में, जैसे सोच, नैतिकता, आलोचना और राजनीति में और भी ज्यादा सुधार हो सकता है। बहुत सारी बहसें इन्हीं बातों को लेकर होती हैं, इसलिए अगर हम साफ समझ लें कि हमारे ख्याल कहाँ से आते हैं, तो बेकार की बहसें खत्म हो जाएंगी। ह्यूम कहते हैं कि इंसान की फितरत को समझने के लिए भी तजुर्बे और देखी समझी बातों पर ही भरोसा करना चाहिए। उनका मानना था कि जितना हम खुद देखकर परख कर सीखें, उतना ही सही है। उनके लिए असली हीरो न्यूटन थे, क्योंकि वो बिना तुक्के लगाए बस तजुर्बे से ही बात करते थे। ह्यूम भी कहते हैं कि जो भी नया नियम निकले, वो देखने समझने से ही निकलना चाहिए, न कि मन से गढ़ा जाए। ह्यूम ने पुराने तरीकों की जगह एक नया तरीका अपनाया, जिसमें किसी भी तरह के अंधविश्वास या अलौकिक बातों को नहीं माना जाता। उनका मकसद ये समझाना था कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, और वो भी एकदम सच्ची और तजुर्बे पर आधारित साइंस की तरह। ह्यूम इंसान के दिमाग को समझने के अपने तरीके को एक तरह से दिमाग का नक्शा या उसकी बनावट मानते हैं। उनका कहना है कि इसमें दो काम होते हैं। पहला, दिमाग की अलग अलग खूबियों और हिस्सों को पहचानना, और दूसरा, ये समझना कि दिमाग कैसे काम करता है। हर कोई दिमाग की आम बातें तो समझ लेता है, लेकिन उसकी बारीकियां समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ह्यूम इससे भी आगे जाना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि दिमाग के अंदर कौन कौन सी छुपी ताकतें और नियम हैं जो उसे चलाते हैं। वो बताते हैं कि जैसे पहले लोग सिर्फ तारों की चाल और उनके आकार पर ध्यान देते थे, लेकिन बाद में न्यूटन जैसे लोगों ने उनके घूमने के असली कारण और नियम खोजे। ह्यूम मानते थे कि अगर वो भी इसी तरीके से दिमाग के नियम तलाशे, तो इंसान की सोच
उसके यकीन, भावनाओं और हरकतों को आसानी से समझा जा सकता। यूंग की सोच थी कि हमें हर उस बात को छोड़ देना चाहिए जो सिर्फ तर्क या कल्पना पर टिकी है, और सिर्फ उन्हीं बातों को मानना चाहिए जो तजुर्बे और देखने से सामने आई है। इंसान की फितरत के बारे में जब भी सवाल करें तो सीधी सी बात है, हमें तजुर्बे और देखी समझी बातों पर ही भरोसा करना चाहिए। यूंग चाहते थे कि वो भी उसी तरह इंसान के दिमाग के नियम ढूंढे जैसे न्यूटन ने प्रकृति के नियम खोजे थे। जैसे न्यूटन ने हर चीज के पीछे कुछ आसान और आम नियम बताए, वैसे ही यूंग भी दिमाग की सब बातों को कुछ आसान नियमों से समझाना चाहते थे। यूंग का कहना था कि हो सकता है दिमाग का एक नियम दूसरे पर टिका हो और आखिर में कोई एक सबसे बड़ा नियम हो, लेकिन ये सब बातें तजुर्बे से ही साबित होनी चाहिए। फिलॉसफी हो या कोई और साइंस, सबका दायरा तजुर्बे तक ही रहता है। इसमें कोई कमी नहीं है, बल्कि यही असली तरीका है। जब हमें लग जाए कि हमारी सोच की हद यहीं तक है, तो हमें उसी पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि असली वजह भी हमारी अपनी तजुर्बे से आती है। यूंग ने सिर्फ तरीका ही नहीं, सोच भी न्यूटन जैसी ही रखी। उन्होंने ये भी समझा कि न्यूटन बाकियों से अलग इसलिए थे क्योंकि वो पुराने तरीके की मशीनों जैसी सोच से हटकर बात करते थे। न्यूटन की सबसे बड़ी खोज, गुरुत्वाकर्षण का नियम, भी एकदम नया और अलग था। यूंग भी दिमाग के नियमों की मिसाल उसी तरह देते हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण की दी जाती है। इन नियमों के सहारे ह्यूम इंसान के सोचने, समझने और महसूस करने जैसी हर बात को एक साथ और सरल ढंग से समझाते हैं। ह्यूम ने इंसान के दिमाग को समझाने के लिए बस उतनी ही चीजें बताई जितनी जरूरी थी, और वो भी तजुर्बे पर ही टिकती थी। पुराने जमाने में लोग सोचते थे कि हम हर चीज को सीधा नहीं देख सकते, बल्कि हमारे दिमाग में उसके ख्याल या आइडिया आते हैं। यूंग का मानना है कि हर सोच, हर यकीन आखिर में किसी तजुर्बे से ही आता है। वो सबसे पहले बात करते हैं परसेप्शन की, यानी हमारे दिमाग में जो भी बातें या एहसास आते हैं, वो परसेप्शन को दो हिस्सों में बांटते हैं, इम्प्रेशन और आइडिया। इम्प्रेशन में हमारी फीलिंग, चाहत, जज्बात और इमोशन। आइडिया उसी इम्प्रेशन की हल्की छवि होती है, जैसे जब हमें कोई दर्द होता है और जब बाद में उसी दर्द को याद करते हैं। इम्प्रेशन दो तरह के होते हैं, एक वो जो हमारे पांचों इंद्रियों से सीधे आते हैं, जैसे खुशबू, रंग, दर्द या खुशी। इनका असली कारण हम नहीं जान सकते, बस महसूस कर सकते हैं। दूसरा होते हैं रिफ्लेक्शन वाले इम्प्रेशन, जैसे हमारी चाहत, जज्बात, डर, उम्मीद। ये आम तौर पर हमारी सोच या यादों से आते हैं, इसलिए इन्हें सेकेंडरी कहा जाता है। परसेप्शन यानी इम्प्रेशन और आइडिया सिंपल या जटिल दोनों हो सकते हैं। जैसे किसी फूल को देखते वक्त हमें उसका रंग और खुशबू साथ में महसूस होती है, ये मिलकर जटिल इम्प्रेशन बनाते हैं। लेकिन फूल का रंग और उसकी खुशबू अपने अपने आप में सिंपल इम्प्रेशन है, इन्हें और छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। यूंग कहते हैं कि इम्प्रेशन हमेशा आइडिया से ज्यादा तेज और ताजा होते हैं। जैसे अभी लाल टमाटर देखना, उसका रंग बहुत गहरा लगता है, लेकिन पुराने टमाटर की याद बस हल्की सी होती है। फर्क बस इतना है कि ताजा एहसास तेज होता है, याद थोड़ी हल्की। कभी कभी सपनों या बुखार में यादें भी तेज हो सकती हैं, पर ये अलग हालात होते हैं। आमतौर पर हर कोई इन दोनों के फर्क को समझ सकता है। यूं मानते हैं कि सोचने की ताकत बहुत आजाद दिखती है, पर असल में ये बहुत सीमित होती। हम सोच में नई नई चीजें बना सकते हैं, पर उन सब का सामान आखिर में उन्हीं चीजों से आता है जो हमने कभी महसूस की है। हर आइडिया, हर सोच कहीं ना कहीं हमारी इम्प्रेशन की ही हल्की तस्वीर है। यानी जो भी हम सोच सकते हैं, उसका आधार हमारे तजुर्बे और महसूस की गई बातों में ही छुपा है। यूंग का कहना है कि हमारे दिमाग में जो भी सिंपल आइडिया आते हैं, वो हमेशा किसी न किसी सिंपल इम्प्रेशन से ही निकलते हैं। यानी पहले हम कोई चीज महसूस करते हैं,
फिर उसी का आइडिया हमारे दिमाग में बनता है। हर सिंपल आइडिया का उसके जैसा कोई ना कोई सिंपल इम्प्रेशन जरूर होता है। यूम का कहना है कि अगर कोई इस बात से नहीं मानता तो उसे कोई ऐसा सिंपल आइडिया या इम्प्रेशन दिखा देना चाहिए जिसका कोई जोड़ीदार नहीं हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। यूम मानते हैं कि ये मेल इतना मजबूत है कि ये बस इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर दोनों के बीच कोई वजह है। वो कहते हैं कि तजुर्बा दिखाता है कि हमेशा पहले इम्प्रेशन आता है, फिर उसका आइडिया बनता है। जैसे अगर बच्चे को अनानास का स्वाद समझाना है तो उसे असली अनानास चखाओ, तभी वो उसका आइडिया बना पाएगा। ऐसे ही जो इंसान कभी देख ही नहीं सकता, उसके पास रंगों का आइडिया नहीं हो सकता। यूं मानते हैं कि यह नियम हर जगह चलता है, बस एक छोटी सी अलग बात छोड़कर। अगर किसी ने नीले रंग के सारे शेड देखे हैं लेकिन एक शेड कभी नहीं देखा, तो वो अपने ख्याल से उस एक शेड का अंदाजा लगा सकता है। ये छोटी सी मिसाल है, लेकिन ह्यूम कहते हैं कि इससे नियम नहीं बदलता। ह्यूम कहते हैं कि कई बार हम चीजों को सही नहीं समझ पाते क्योंकि हमारे आइडिया ही साफ नहीं होते या हमारे शब्दों के मतलब ही ठीक से नहीं पता होते। वो मानते हैं कि सिर्फ शब्दों की परिभाषा करने से कुछ हासिल नहीं होता। असली बात यह है कि हम उसके पीछे छुपे आइडिया को समझें। इसी सोच के चलते ह्यूम ने परिभाषा का अपना तरीका बताया, जिससे हर आइडिया को साफ और असली तौर पर समझा जा सकता है। ह्यूम का मानना था कि ये तरीका इंसान की सोच को उतना ही साफ कर देगा जितना दूरबीन और माइक्रोस्कोप ने साइंस में मदद की है। ह्यूम का तरीका बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि किसी भी शब्द का सही मतलब जानने के लिए पहले देखो कि उस शब्द से जुड़ा आइडिया क्या है। अगर कोई आइडिया ही नहीं है तो उस शब्द का कोई असली मतलब नहीं है। अगर आइडिया है और वो थोड़ा जटिल है तो उसे छोटे छोटे सिंपल हिस्सों में बांट दो और देखो कि वो किस किस सिंपल इम्प्रेशन से बना है। अगर कहीं भी ये सिलसिला टूट जाता है और असली तजुर्बा नहीं मिलता तो वो आइडिया बस नाम का है, उसमें असली मतलब नहीं है। अगर सब कुछ सही चलता है तो हमें उस बात की एकदम साफ परिभाषा मिल जाती है। यूं इसी तरीके से बताते हैं कि पुरानी सोच में कई शब्द और ख्याल बस नाम के ही होते हैं, उनका कोई असली मतलब नहीं निकलता। वो इसी तरीके को आगे बढ़ाकर हमारे रोजमर्रा के ख्यालों और शब्दों का असली मतलब भी बताते हैं। यूं कहते हैं कि भले ही हम अपने सिंपल आइडिया को अलग अलग मिलाकर नई बातें सोच सकते हैं, फिर भी हमारे ख्याल एक तय तरीके से चलते हैं। अगर ख्याल बिल्कुल बेतरतीब आते जाते तो हम कभी किसी बात को ठीक से सोच भी नहीं पाते। इसका मतलब है कि हमारे दिमाग में आइडिया आपस में जुड़े रहते हैं, एक आइडिया आने से दूसरा अपने आप दिमाग में आ जाता है। यूं बताते हैं कि ये जुड़ाव या एसोसिएशन 3 वजहों से होता है। एक, चीजों में आपसी समानता, दूसरा वक्त या जगह की नजदीकी, तीसरा कारण और असर का रिश्ता। जैसे किसी दोस्त की फोटो देखकर हमें वही दोस्त याद आ जाता है क्योंकि फोटो उसमें समानता है। कोई पुरानी बात याद आ जाए तो उससे जुड़े दूसरे किस्से भी याद आ जाते हैं। किसी शहर का नाम सुनो तो उसी शहर की कोई और चीज याद आ सकती है। वजह और नतीजे का रिश्ता सबसे ताकतवर है। जैसे सिर दर्द में दवाई ली तो दिमाग में आ जाता है कि अब आराम मिलेगा क्योंकि पहले ऐसा ही हुआ है। इन तीनों में से कारण और असर का रिश्ता सबसे मजबूत है क्योंकि यही हमें आगे की उम्मीदें या डर देता है। यूं कहते हैं कि ये सब नियम वैसे ही हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये असल में क्यों होते हैं ये हम नहीं जानते, बस होते हैं। इसलिए इन नियमों को समझाने की जरूरत नहीं, बस मान लेना चाहिए कि दिमाग ऐसे ही चलता है। यूं कहते हैं कि हम बस ये देख सकते हैं कि सच में हमारे ख्याल इन्हीं 3 तरीकों से जुड़ते हैं या नहीं। जितनी बार ये नियम हमारे ख्यालों को सही साबित करें, उतना ही हमें यकीन हो जाता है कि इंसान का दिमाग ऐसे ही काम करता है। यूं कहते हैं कि हमारे दिमाग के ये नियम यानी आइडिया को जोड़ने वाले तरीके
हमारी सोच की असली नींव है। ये ही हमारे ख्यालों को जोड़ कर रखते हैं और इन्हीं से हमारा दिमाग चलता है। आगे चलकर ह्यूम ने बताया कि ये नियम हमारी सोच, हमारे फैसलों और हमारे अच्छे बुरे के फैसलों को भी किस तरह बदलते हैं। पहले के बड़े सोचने वालों ने कारण और नतीजा पर बहुत चर्चा की थी। पुराने जमाने में लोग मानते थे कि असली ज्ञान तभी होता है जब हम कारण और नतीजे के बीच का मजबूत रिश्ता साबित कर सके, और ये काम सिर्फ सोच समझ से किया जा सकता है, तजुर्बे से नहीं। लेकिन बाद के दार्शनिकों ने इस सोच को बदला। वो मानते थे कि इंसान बस सोचकर हर चीज का कारण नहीं जान सकता, उसे तजुर्बा भी चाहिए। ह्यूम ने जब इस चर्चा में हिस्सा लिया तो उन्होंने दो साफ हिस्सों में बात रखी। एक वो बातें जो सिर्फ सोचने से पता चलती हैं, और दूसरी वो बातें जो असलियत पर टिक। सोचने वाली बातें हमेशा पक्की होती हैं, उनमें कोई शक नहीं होता, जैसे गणित के सवाल। लेकिन जो बातें दुनिया से जुड़ी हैं, वो तजुर्बे पर टिकी होती हैं, और उनमें उलट भी हो सकता है, जैसे ये कहना कि कोई शहर उत्तर में है या दक्षिण में। ह्यूम कहते हैं कि यही फर्क असली और पक्के ज्ञान में है। जब हम चीजों के बारे में जानते हैं तो या तो वो सीधी सोच से आता है या फिर तजुर्बे से। इनमें से किसी एक को ही मानना पड़ता है, दोनों मिलाकर नहीं चलता। ह्यूम का तरीका ये था कि वो अपने समय के सोचने वालों से अलग चलना चाहते थे। वो कहते हैं कि जब भी हम किसी कारण और नतीजे की बात करते हैं, वो सिर्फ हमारे तजुर्बे से जुड़ी होती है, न कि किसी गहरे सोच या तर्क से। पहले के लोग मानते थे कि हमारा दिमाग खुद से कारण नतीजा का रिश्ता समझ जाता है, लेकिन ह्यूम कहते हैं कि ये सब दिमाग में आइडिया जोड़ने वाले नियमों से होता है। ह्यूम ने साफ किया कि हमारे तजुर्बे और सोची गई बातें दोनों अलग हैं, और जब हम किसी चीज का कारण जानने की कोशिश करते हैं तो हम बस अपने पुराने तजुर्बे से आगे की उम्मीद लगा लेते। यही वजह है कि ह्यूम ने कारण और नतीजे को लेकर लोगों की सोच ही बदल दी। जब हम अपने तजुर्बे या यादों से आगे बढ़कर कोई नतीजा निकालते हैं तो ये काम कारण और नतीजा वाले ख्याल से होता है। यानी हमें लगता है कि जो चीज अभी है उससे कोई और चीज जुड़ेगी, लेकिन ये रिश्ता आखिर है क्या? अगर ये रिश्ता हमारे दिमाग की सोच या समझ से बनता है तो वो या तो सीधी सोच से आएगा या फिर तजुर्बे से आएगा। ह्यूम बताते हैं कि ये रिश्ता सीधी सोच से नहीं आ सकता, क्योंकि कारण और नतीजा दो अलग बातें होती हैं, और जरूरी नहीं कि एक के साथ हमेशा दूसरा भी हो। जैसे अगर आप पहली बार कोई दवाई देखें तो सिर्फ उसे देखकर ये नहीं बता सकते कि इससे सिरदर्द ठीक होगा या नहीं। सिर्फ उसकी शक्ल या रंग देखकर तो कुछ भी तय नहीं किया जा सकता। ह्यूम कहते हैं कि बिना तजुर्बे के हम किसी भी चीज के असर के बारे में नहीं जान सकते। जब तक हमने पहले खुद नहीं देखा कि दवाई खाने से सिरदर्द ठीक हुआ, तब तक हम आगे ऐसा मान भी नहीं सकते। इसका मतलब है कि हमारी ये सोच सिर्फ तजुर्बे पर ही टिकी है, सीधी सोच या तर्क पर नहीं। यही वजह है कि पुराने लोग गलत थे, क्योंकि वो मानते थे कि कारण और नतीजा का रिश्ता बस सोचने से पकड़ में आ जाता है। ह्यूम बताते हैं कि जब भी हम बार बार एक जैसी चीज होते हुए देखते हैं, जैसे दवाई खाने पर हर बार सिरदर्द ठीक होता है, तो हम मान लेते हैं कि आगे भी यही होगा। लेकिन ये मानना कोई तर्क या सोच से नहीं, बल्कि हमारे तजुर्बे की वजह से होता है। हम ये भी नहीं जानते कि दवाई में कौन सी छुपी ताकत है जो असर करती है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि वैसे ही दवाई फिर से वही असर करे। असल में ह्यूम कहते हैं, हम बस ये उम्मीद लगाते हैं कि जो असर पहले होता आया है आगे भी वैसे ही होगा। लेकिन ये उम्मीद तजुर्बे पर चलती है, पक्की गारंटी पर नहीं। हमारे दिमाग में इन दोनों बातों को जोड़ने का कोई मजबूत तर्क नहीं है, बस हमारा दिमाग अपने तजुर्बे को आगे बढ़ा देता है। यही बात ह्यूम अपने सवालों में सामने रखते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों सोचते हैं। जब तर्क से देखा जाए तो दोनों बातों में कोई पक्की कड़ी नहीं मिलती। पहली लाइन कहती है कि मैंने हर बार
दवाई खाने के बाद सिर दर्द जाता देखा है। दूसरी लाइन कहती है कि अगर मैं अब वही दवाई खाऊं तो मेरा सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा। अब हमें समझना है कि पहली बात से दूसरी बात तक कैसे पहुंचे, यानी पुराने तजुर्बे का भरोसा हम आगे के लिए क्यों करते हैं। इसके लिए हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए जो दोनों को जोड़ सके। यूं बताते हैं कि तर्क या सीधी सोच से हम दोनों को जोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम हमेशा सोच सकते हैं कि हो सकता है अब की बार दवाई असर ना करे। ये मानना कभी भी पूरी तरह गलत नहीं। इसलिए सीधी सोच से तो हम भविष्य का अंदाजा नहीं लगा सकते। अब बचता है तजुर्बा या आदत। यूं कहते हैं कि हम अपने पुराने तजुर्बे को आधार बनाकर आगे की उम्मीद लगाते हैं। लेकिन अगर हम यही सवाल करें कि पुराने तजुर्बे के आधार पर आगे भरोसा क्यों करें, तो हमें कोई मजबूत तर्क नहीं मिलता। अगर हम ये मान भी लें कि भविष्य हमेशा अतीत जैसा ही होगा, तो भी हमें यही बात बार बार तर्क से नहीं बल्कि आदत से ही मिलती है। यानी जब भी हम कहते हैं कि आगे भी वही होगा जो पहले हुआ है, तो हम बस अपनी आदत और पुराने तजुर्बे की वजह से ऐसा मान लेते हैं, न कि किसी पक्के तर्क या वजह से। यूं कहते हैं कि जब भी हम बार बार कोई चीज एक जैसी होते हुए देखते हैं, तो हमारे दिमाग में अपने आप ये आदत बन जाती है कि आगे भी ऐसा ही होगा। ये आदत ही हमारे सोचने का असली नियम बन जाती है। कारण और नतीजा की जो कड़ी हम महसूस करते हैं, वो बस हमारे दिमाग की पुरानी आदत है। यही वजह है कि हमें लगता है कि भविष्य अतीत जैसा ही होगा, लेकिन इसकी कोई पक्की गारंटी नहीं होती। ये बस हमारी आदत का असर है। जब हम किसी चीज का कारण और नतीजा सोचते हैं, तो हम सिर्फ उसका अंदाजा नहीं लगाते, बल्कि हमें सच में उम्मीद भी होती है कि वही होगा। जैसे जब हम मानते हैं कि दवाई खाने से सिर दर्द ठीक होगा, तो हम सिर्फ सोच नहीं रहे, हम सच में भरोसा कर रहे हैं। ये भरोसा सिर्फ एक आइडिया नहीं है, वरना तो हम अपनी मर्जी से किसी भी बात को सच मान सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। यूं कहते हैं कि असली विश्वास एक अलग तरह की फीलिंग है जो अपने आप आती। ये हमारे चाहने या सोचने से नहीं आती, बल्कि बार बार के तजुर्बे और आदत से हमारे अंदर बन जाती। जब बार बार हमें कोई चीज एक जैसी होती दिखती है, तो हमारे दिमाग में एक उम्मीद बन जाती है। जैसे जब भी दवाई खाने से सिर दर्द ठीक होता है, तो अगली बार भी दवाई खाते वक्त हमें पूरा यकीन रहता है कि सिर दर्द फिर से ठीक होगा। यूं बताते हैं कि विश्वास असल में हमारे सोचने का एक खास तरीका है, जो दूसरी सोच से ज्यादा मजबूत, साफ और असरदार होता है। विश्वास वाली सोच हमारे दिमाग में ज्यादा ताजा और पक्की लगती है, और वो हमारे फैसलों और भावनाओं को ज्यादा असर डालती। ये विश्वास हमारे बार बार के तजुर्बे और दिमाग में बने संबंध की वजह से बनता है। जब हम बार बार एक जैसी चीजें होते हुए देखते हैं, तो हमारे दिमाग में उस चीज से जुड़ा भरोसा बन जाता है। ये सब दिमाग की आदत से होता है, न कि सोच या तर्क से। हमारे लिए यही अच्छा है, क्योंकि यही तरीका हमें रोज की जिंदगी में काम करता है और हमारी सोच को टिकाऊ बनाता है। यूं कहते हैं कि ये विश्वास हमारे तजुर्बे, आदत और दिमाग की फितरत से ही आता है, और इसी से हमें अपने फैसलों में मदद मिलती है। यही वजह है कि हम किसी बात पर विश्वास करते हैं और उस पर अमल करते हैं, बिना इसकी गहराई में गए हुए कि उसके पीछे असली कारण क्या है। आगे ह्यूम ने जरूरी रिश्ता या नेसेसरी कनेक्शन की बात की, जिसमें लोग मानते हैं कि किसी चीज में असली ताकत या जुड़ाव है। ह्यूम ने इसे भी बहुत आसान भाषा में समझाया। ह्यूम ने बताया कि अगर हमें ताकत या जरूरी रिश्ता की असली समझ चाहिए, तो पहले देखना होगा कि ये ख्याल हमारे दिमाग में कहाँ से आता। कुछ लोगों का मानना था कि हम चीजों को आपस में टकराते हुए देखकर ये ताकत समझते हैं, या फिर अपने शरीर को हिलाने डुलाने से ये एहसास आता है। कुछ ने कहा कि असली ताकत तो भगवान के पास है, वही हर चीज को जोड़ता है। लेकिन ह्यूम इन सब बातों से सहमत नहीं थे। ह्यूम का कहना है कि जब हम दो गेंदें टकराती हुई देखते हैं,
तो हम बस ये देखते हैं कि एक के बाद दूसरी हिलती है, लेकिन दोनों के बीच असली ताकत या रिश्ता हमें दिखाई नहीं देता। अपने दिमाग की भी हम बस इतनी ही समझ रखते हैं कि हम जब चाहे सोच बदल सकते हैं या हाथ पैर हिला सकते हैं, लेकिन ये कैसे होता है इसका पता हमें खुद नहीं है। बस इतना मालूम है कि सोचने से कभी कभी काम हो जाता है, कभी नहीं। कैसे और कब होगा ये हमें तजुर्बे से ही समझ आता है, न कि किसी अंदर की ताकत को महसूस करके। कई बार जब कोई चीज समझ में नहीं आती तो आम लोग कहते हैं कि ये सब भगवान या किसी अदृश्य ताकत का कमाल है। यूं कहते हैं कि अगर हम सच में सोचे तो ये बातें हमारी समझ के बाहर हैं, क्योंकि हम उन चीजों को देख या महसूस नहीं सकते। इसलिए अगर हम कहें कि असली ताकत सिर्फ भगवान के पास है, तो भी ये हमारे तजुर्बे से बाहर की बात है। असल में ह्यूम के मुताबिक जब हम बार बार एक जैसी चीजें साथ साथ होते देखते हैं तो हमारे दिमाग में आदत बन जाती है कि जैसे ही पहली चीज दिखेगी दूसरी का ख्याल अपने आप आ जाए। हमारे दिमाग में यही सोच, यही आदत असली ताकत या जरूरी रिश्ता का एहसास बन जाती है। तो जब हम कहते हैं कि एक चीज का दूसरी से जरूरी रिश्ता है, तो इसका मतलब है कि हमारे दिमाग में दोनों चीजों के बीच में सोच की एक पक्की कड़ी बन गई है। यूंग के मुताबिक किसी भी कारण का मतलब ये है कि कोई चीज होती है, उसके बाद दूसरी चीज भी हमेशा होती है, और ये सिलसिला बार बार ऐसे ही चलता है। या फिर ये कि जब पहली चीज नजर आती है तो उसके बाद अपने आप दूसरी चीज का ख्याल भी दिमाग में आता है। इन दोनों बातों को मिलाकर ही कारण और नतीजे का असली मतलब निकलता है। यूम ने साफ किया कि जरूरी रिश्ता या ताकत का असली सोर्स बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में छुपा है। जब हम बार बार एक जैसी चीजों को साथ साथ होते देखते हैं तो हमारे दिमाग में खुद ही उनके बीच कड़ी बन जाती है। पहले के सोचने वाले मानते थे कि ये ताकत बाहर की चीजों में होती है, लेकिन ह्यूम ने दिखाया कि ये बस हमारी सोच का असर है। इसी वजह से अब जो भी कारण नतीजे पर चर्चा करता है उसे ह्यूम की इन बातों से जूझना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने सोच का रुख ही बदल दिया। ह्यूम का तरीका यही था कि हर बात का सोर्स हमारे अनुभव और हमारी सोच में ही ढूंढो, ना कि किसी रहस्यमयी ताकत या बाहर के चमत्कार में। उन्होंने अपनी इस सोच को बाकी मुद्दों पर भी आजमाया, जैसे कि चमत्कार की गवाही, आजादी और दुनिया में डिजाइन जैसी बातें। मोरल फिलॉसफी यानी अच्छाई बुराई पर सोचने में भी ह्यूम ने यही तरीका अपनाया। उन्होंने पूछा कि आखिर इंसान के दिमाग में अच्छा बुरा मानने की सोच कहाँ से आती है। उनका मानना था कि हर विचार का कारण अगर हम ढूंढ लें तो उसका असली मतलब भी समझ में आ जाएगा। इसके अलावा ह्यूम ने ये भी समझना चाहा कि कौन सी बातें और आदतें हमें अच्छा या बुरा इंसान बनाती हैं। ह्यूम ने माना कि हम अच्छाई बुराई को ऐसे ही महसूस करते हैं जैसे कोई देख रहा हो और उसे किसी के गुण या इरादों से खुशी या नाखुशी होती है। यानी जब हमें किसी की कोई बात पसंद आती है तो हम उसे अच्छा समझते हैं, और जब नहीं आती तो बुरा समझते हैं। यही खुशी या नाखुशी हमारे अच्छे बुरे की सोच बनाती है। ह्यूम के समय दो तरह के लोग थे, एक जो मानते थे कि इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए ही कुछ करता है, और दूसरा जो मानते थे कि इंसान के अंदर अच्छाई बुराई की समझ तर्क से आती है। ह्यूम ने भावनाओं वाली सोच को अपनाया और सबसे ज्यादा उसी पर जोर दिया। कई सोचने वालों का कहना था कि इंसान असल में बहुत खुदगर्ज होता है और बस अपने बचाव या फायदा के लिए ही अच्छे बुरे की बात मानता है। कुछ ने कहा कि राजनीति और चालाकी से ही लोगों को सही रास्ते पर लाया जा सकता है। अच्छाई बुराई बस लोगों को काबू में रखने का तरीका है। लेकिन धीरे धीरे बहुत से लोग इससे अलग सोचने लगे। कुछ ने तर्क पर भरोसा किया तो कुछ ने इंसानी भावनाओं को असली वजह माना। इसी बहस के बीच ह्यूम ने अपनी असली पहचान बनाई। ह्यूम ने दोनों ही तरह की सोच, मतलब खुदगर्जी वाली और तर्क वाली, का विरोध किया, लेकिन दोनों के लिए उनकी दलीलें अलग अलग थीं। एक जगह उन्होंने मान लिया
कि अब खुदगर्जी वाली सोच पुरानी हो चुकी है। इसलिए असली सवाल ये है कि क्या अच्छाई बुराई का आधार तर्क है या भावना। अगर तर्क गलत साबित हो जाए तो भावना सही मानी जाएगी। बाद में उन्होंने फिर से खुदगर्जी वाली सोच को भी चुनौती दी और कहा कि अगर खुदगर्जी ही सब कुछ है तो इंसान कभी दूसरों के लिए अच्छा नहीं कर सकता, जबकि असल जिंदगी में लोग ऐसा करते हैं। ह्यूम ने देखा कि कई सोचने वालों ने अपने अपने तर्क या सिस्टम बना लिए हैं, जिनकी वजह से इंसान की अच्छाई बुराई की असली समझ बिगड़ गई है। तर्कवादी सोच, खासकर क्लार्क और उसके जैसे लोगों ने कहा कि अच्छाई बुराई तर्क से, सोच से तय होती है और ये बात हमें अपने आप समझ में आ जाती है। जैसे अगर किसी ने हमारे साथ अच्छा किया तो उसका शुक्रिया अदा करना अपने आप में सही है और न करना गलत। उनका मानना था कि तर्क हमें न सिर्फ अच्छा बुरा समझाता है बल्कि हमें अच्छा बनने के लिए तैयार भी करता है। ह्यूम की सबसे बड़ी आपत्ति यही थी कि अकेला तर्क हमें कोई काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उन्होंने समझाया कि तर्क हमें सिर्फ चीजों के बीच के रिश्ते या फर्क दिखा सकता है, लेकिन असल में हमें कुछ करने के लिए हमारे अंदर चाहत या कोई भावना जरूरी है। जैसे अगर किसी को वजन कम करना है तो वो तर्क से जान सकता है कि एक्सरसाइज करने से वजन कम होता है, लेकिन अगर उसके अंदर वजन कम करने की चाहत ही नहीं है तो वो कभी कसरत नहीं करे। इसका सीधा मतलब है कि तर्क कभी भी भावना से लड़ नहीं सकता, क्योंकि तर्क के पास खुद कोई ताकत नहीं है जब तक उसके साथ कोई चाहत या मकसद न जुड़ा हो। इसलिए ह्यूम ने कहा कि तर्क इंसान की भावनाओं का गुलाम है। वो बस उन्हें समझने या सही रास्ता दिखाने का काम करता है, लेकिन अकेले तर्क से कोई काम नहीं होता। इस तरह ह्यूम ने तर्क पर बनी अच्छाई बुराई की पूरी सोच को उल्टा कर दिया और साबित किया कि असली ताकत इंसान के दिल की भावना में है, तर्क में नहीं। ह्यूम की दूसरी दलील, जिसे मोटिवेशन वाली दलील कहते हैं, वो तर्क वाली सोच के खिलाफ थी। उनका कहना था कि अच्छा बुरा समझने की असली वजह हमारे अंदर की फीलिंग है, न कि तर्क। जब भी हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं या किसी को गलत मानते हैं तो ये भी हमारे दिमाग में एक एहसास होता है। हमारे दिमाग में दो ही चीजें होती हैं, या तो आइडिया या फिर फीलिंग। सवाल यही है कि हम अच्छाई बुराई का फर्क आइडिया से करते हैं या फीलिंग से। ह्यूम बताते हैं कि अच्छाई बुराई की सोच का असर सीधा हमारे व्यवहार और भावनाओं पर पड़ता है। जब हमें लगता है कि कोई काम जरूरी है तो हम उसे करने के लिए प्रेरित होते हैं। अगर हम किसी काम को गलत समझते हैं तो उसे करने से बचते हैं। जब हम कोई अच्छाई अपनाते हैं तो हमें खुद पर गर्व होता है और गलती करने पर शर्म भी आती है। अगर अच्छाई बुराई की बातें हमारे व्यवहार पर असर ही न डालें तो ऐसी सोच का कोई मतलब नहीं रह जाता। दूसरी बात, ह्यूम कहते हैं कि अकेला तर्क कभी भी हमारे अंदर कोई भावना नहीं जगा सकता। तर्क खुद कोई नया मोटिव या इच्छा पैदा नहीं करता। इसलिए अगर अच्छाई बुराई की बातें हमारे अंदर सच में भावनाएं जगाती हैं, तो वो तर्क से नहीं बल्कि फीलिंग से आती हैं। इस तरह ह्यूम ने साफ कर दिया कि असली अच्छाई बुराई की समझ हमारे दिल की भावना से पैदा होती है, तर्क से नहीं। उन्होंने ये भी माना कि किसी अलग मोरल सेंस या खास इंद्रिय की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी फितरत में ही कुछ ऐसे नियम या आम उसूल होते हैं जिनसे हम अलग अलग अच्छाई को पहचानते हैं। ह्यूम का मकसद यही था कि जो भी अच्छा बुरा हम महसूस करते हैं उसका सीधा और नेचुरल कारण बताया जाए, न कि किसी रहस्यमय या भगवान से जुड़ी बातों से। उन्होंने भावनाओं के अलग अलग पहलू ढूंढे जिससे हर किस्म की अच्छाई और उसकी तारीफ को समझाया जा सके। ह्यूम की नजर में हमारे अच्छे बुरे की समझ तर्क से नहीं बल्कि हमारी फीलिंग्स, तजुर्बे और आदतों से ही बनती है। ह्यूम ने जब भावनाओं के नजरिए से अच्छाई बुराई को समझाने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि ये सब हमारे मन में अप्रूवल यानी खुशी या डिसअप्रूवल यानी नाखुशी की फीलिंग की वजह से होता है। जब हमें कोई बात अच्छी लगती है तो हम तारीफ करते हैं और जब बुरी लगती है
तो निंदा करते हैं। अपने बारे में सोचते वक्त यही फीलिंग्स गर्व या शर्म का रूप ले लेती हैं। ह्यूम का असली मकसद ये समझना था कि आखिर जब हम किसी की आदतों या इरादों को देखते हैं तो हमारे मन में प्यार या नफरत क्यों आती है। उन्होंने इसका जवाब सिम्पैथी यानी हमदर्दी में ढूंढा। हमदर्दी कोई सीधी भावना नहीं है, बल्कि ये हमारे मन का एक तरीका है जिससे हम दूसरों की फीलिंग को खुद महसूस करने लगते हैं। इसी हमदर्दी की वजह से हमें इतिहास, कहानियों, फिल्मों या दूसरों की तकलीफ में दिलचस्पी आती है और यही हमारी समाज में रहने की आदत को भी समझाती। हमदर्दी के जरिए हम दूसरों की हालत का अंदाजा लगाते हैं और कभी कभी खुद भी वही फीलिंग महसूस करने लगते हैं। जैसे अगर आपके दोस्त को कोई गहरा दुख हुआ है और आपको उसके दुख का अंदाजा है, तो थोड़ी देर में आप भी दुखी हो सकते हैं। ये असर सबसे ज्यादा तब होता है जब आपके और उसके बीच कोई गहरा रिश्ता या कोई और जोड़ हो, जैसे भाषा, उम्र या परिवार। जो रिश्ता जितना गहरा उतनी फीलिंग भी ज्यादा। ह्यूम ने बताया कि जब भी हम किसी और के दर्द या खुशी की कल्पना करते हैं तो हमारी खुद की भावनाओं की ताकत उस आइडिया में भी चली जाती है। अगर ये एहसास बहुत ज्यादा हो जाए तो हम सच में वही फीलिंग महसूस करने लगते हैं। यही वजह है कि इंसान दूसरों के सुख दुख में साथ देता है। ह्यूम का ये तरीका बाकी पुरानी सोच से अलग है, क्योंकि इसमें भगवान या किसी रहस्य की जरूरत नहीं है। उन्होंने हमारी अच्छाई बुराई की सोच को उसी नियम से समझाया जिस नियम से हमारा दिमाग बाकी सोच बनाता है। अगर हमदर्दी ना हो तो न हमारे पास अच्छाई बुराई की समझ होगी और न ही हम दूसरों के दुख सुख में साथ दे पाएंगे। ह्यूम की बातों पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि अगर अच्छाई बुराई की समझ सिर्फ हमदर्दी से आती है तो फिर सबकी सोच अलग अलग क्यों नहीं होती। किसी पर हमारी हमदर्दी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अच्छाई बुराई की पहचान में इतना फर्क क्यों नहीं दिखता। दूसरा सवाल ये उठा कि कई बार किसी अच्छे इंसान की किस्मत साथ नहीं देती, फिर भी हम उसकी अच्छाई को मानते हैं, जबकि हमदर्दी तो सामने दिखने वाले असर से बनती है। इन सवालों का जवाब ह्यूम इस तरह देते हैं कि असली नैतिक फीलिंग्स हमदर्दी से ही आती है, लेकिन ये हम तब महसूस करते हैं जब हम आम नजरिए से सोचते हैं। मतलब जब हम किसी इंसान की अच्छाई या बुराई का फैसला करते हैं तो हम खुद के साथ साथ उसके करीबियों, रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज के बारे में भी सोचते हैं। हम देखते हैं कि उसकी आदतें, काम और इरादे लोगों के लिए कैसे हैं, उनसे फायदा है या नुकसान। साथ ही हम सिर्फ किसी इंसान की किस्मत या मौके से नहीं, बल्कि उसकी असली आदतों और गुणों को देखते हैं जो आमतौर पर सबके लिए अपुरे होते हैं। ह्यूम के हिसाब से जब हम इस तरह सोचते हैं तो हमारे अंदर एक आम नजरिया बनता है जिसमें हम दूसरों के फायदे और खुशी की सोच रखते हैं। यही नजरिया असली नैतिक नजरिया है। जब तक हम इस नजरिए से किसी को नहीं देखते तब तक सच्ची अच्छाई बुराई की फीलिंग नहीं आती। इसी नजरिए से देखने पर हम किसी की असली अच्छाई या बुराई पहचानते हैं, चाहे उसकी हालत कैसी भी हो। ह्यूम ने कहा कि आमतौर पर लोग 4 तरह की आदतों की तारीफ करते हैं जो खुद इंसान के लिए फायदेमंद हो, दूसरों के लिए अच्छा हो, तुरंत खुशी दे या हमेशा अच्छा लगे। उन्होंने ये भी बताया कि कई पुरानी सोच, जैसे कुछ त्याग या तपस्या को बिना किसी खुशी या फायदे के अच्छाई मान लेना सही नहीं है। अगर कोई आदत या गुण किसी के भी काम न आए, न खुद के लिए न दूसरों के लिए, तो उसे अच्छाई नहीं कहा जा सकता। ह्यूम ने कहा कि जो भी चीज हमारे लिए या दूसरों के लिए खुशियाँ या फायदा देती है वही असली में अच्छी है। अच्छाई या बुराई हमारी इंसानी फितरत से बनती है, न कि ऊपर से आई कोई बात या सिर्फ समाज की बनाई परंपरा से। आखिर में ह्यूम ने यही कहा कि जो भी आदत या गुण किसी इंसान के अपने लिए या दूसरों के लिए फायदेमंद और अच्छा होता है वही असली अच्छाई है। लोग उसे पसंद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और उसे इज्जत की नजर से देखते हैं। ह्यूम ने अपने दूसरे इंक्वायरी में साफ तौर पर बताया कि जो सोच है कि इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए ही अच्छाई बुराई को पसंद या नापसंद करता है, वो गलत।
उन्होंने इस सोच को स्वार्थी या स्वप्रेम का नाम दिया। ह्यूम मानते हैं कि ऐसी सोच रखने वाले लोग कहते हैं कि इंसान जब भी किसी को अच्छा या बुरा कहता है तो उसके पीछे अपनी ही भलाई या नुकसान का ख्याल रहता है। लेकिन ह्यूम ने इसे गलत साबित करने के लिए कई उदाहरण दिए। ह्यूम बताते हैं कि हम उन लोगों की भी अच्छाई को पसंद करते हैं जिनसे हमें कभी कोई फायदा नहीं होगा, जैसे किसी दूसरे जमाने या देश के लोग। हम कभी कभी अपने दुश्मनों की अच्छाई को भी मानते हैं, जबकि उनसे हमारा कोई फायदा नहीं होता। किताबों या फिल्मों के काल्पनिक किरदारों में भी अगर कोई अच्छा है तो हमें अच्छा लगता है। ये सब दिखाता है कि हमारा दूसरों के लिए अच्छा या बुरा महसूस करना सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं होता, बल्कि हमदर्दी और समझ से होता है। ह्यूम ये भी कहते हैं कि कई गुण जैसे मेहनती होना, समझदारी, खुशमिजाज रहना, ये सब अपने आप में अच्छे माने जाते हैं, भले ही इससे हमें सीधा कोई फायदा न मिले या कभी नुकसान भी हो जाए। हम इनमें भी अच्छाई को पहचानते हैं क्योंकि हमें दूसरों के फायदे और खुशी की फिक्र होती है। आखिर में ह्यूम यही कहते हैं कि अगर अच्छाई बुराई की पहचान सिर्फ अपने फायदे से होती तो हर इंसान की सोच और पसंद बिल्कुल अलग होती, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोग एक जैसी अच्छाई या बुराई को मानते हैं और कभी भी किसी भी इंसान की नैतिकता के बारे में राय बना सकते हैं, चाहे वो किसी भी वक्त या जगह का हो। ये सब इस वजह से होता है क्योंकि इंसान के अंदर दूसरों के लिए हमदर्दी और समझ होती है, न कि सिर्फ अपने स्वार्थ की सोच। ह्यूम साफ कहते हैं कि अच्छे काम करने की असली वजह अगर सिर्फ अपना फायदा मान लिया जाए तो ये बिल्कुल गलत होगा। वो बार बार ये बताते हैं कि इंसान दूसरों के लिए जो दया, प्यार या मदद करता है, उसका असली कारण हमेशा खुद का स्वार्थ नहीं होता। ह्यूम कई ऐसे उदाहरण देते हैं जहां लोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचते हैं और काम करते हैं, भले ही उससे उन्हें कोई फायदा ना हो बल्कि नुकसान भी हो सकता है। जैसे किसी दोस्त के मरने पर दुखी होना, बच्चों के लिए अपनी खुशी या आराम छोड़ देना, या जानवरों का एक दूसरे के लिए प्यार और देखभाल करना। ये सब बातें दिखाती है कि हमारे अंदर दूसरों के लिए एक नेचुरल दया और अपनापन, न कि सिर्फ स्वार्थ। ह्यूम कहते हैं कि अगर इंसान के अंदर सिर्फ खुद के लिए चाहत होती तो असल में कोई भी चीज या खुशी चाहने की इच्छा ही पैदा नहीं होती, क्योंकि हम पहले किसी चीज को चाहेंगे तभी तो उसे पाकर खुशी मिलेगी। अगर हमारे अंदर सिर्फ अपने लिए सुख पाने की भावना होती तो हम असली मतलब में कुछ भी नहीं चाह पाते। इसके बाद ह्यूम इंसाफ यानी न्याय की बात करते हैं। वो बताते हैं कि कुछ अच्छाइयाँ तो हमारे नेचर में होती हैं, जैसे इंसानियत, दया या दूसरों की मदद करना। ये चीजें हमारे अंदर बिना किसी समाज या कानून के भी होती हैं। लेकिन कुछ अच्छाइयाँ ऐसी होती है जो समाज में मिलकर रहने से आती हैं, जैसे किसी चीज का सम्मान करना, वादे निभाना या सरकार की बात मानना। इन सब का चलन समाज में रहने के लिए बनाया गया है ताकि हम सब आपस में मिलकर चैन से रह सकें। ह्यूम कहते हैं कि हम में पहले से ही कई ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिससे छोटे छोटे परिवार या ग्रुप अच्छे से रह सकते हैं। लेकिन बड़ी सोसाइटी में सबको साथ रखने के लिए और ज्यादा नियम और समझौते चाहिए होते हैं। जब समाज बड़ा होता है तो चीजों को संभालने के लिए लोग आपस में मिलकर नए नियम बनाते हैं, जैसे किसी की चीज को उसका मानना, चीजें एक दूसरे को देना और वादे निभाना। ये सब सरकारी सिस्टम बनने से पहले ही लोगों के बीच आपसी समझ से शुरू हो जाते हैं। ह्यूम मानते हैं कि हम नेचर से ही दूसरों के साथ मिलकर चलने वाले होते हैं, बस शुरुआत में सिर्फ अपने परिवार या करीबियों के साथ ही ऐसा होता है। लेकिन आगे चलकर जब समाज बड़ा होता है तो ये आदतें सबकी भलाई के लिए जरूरी हो जाती हैं। इस तरह ह्यूम बताते हैं कि इंसाफ, अच्छाई और सामाजिक नियमों की जड़ें इंसान की फितरत और एक दूसरे के लिए अपनापन और हमदर्दी में ही छुपी हुई है, न कि सिर्फ अपने मतलब या स्वार्थ। ह्यूम का मानना है कि इंसाफ यानी न्याय की जरूरत हमें अपने आप ही महसूस होती है। इसकी वजह यह है
कि इंसान सबसे ज्यादा अपने परिवार और दोस्तों की फिक्र करता है, लेकिन दुनिया में चीजें सीमित हैं और आसानी से इधर उधर की जा सकती है। ऐसे में ये लालच आ जाता है कि हम दूसरों की चीजें अपने अपने लोगों को दे दें। इसी वजह से लड़ाई झगड़े होना तय है। लेकिन अगर हम हमेशा लड़ते रहेंगे तो समाज में मिलकर रहने के जो फायदे हैं, जैसे ताकत, सुरक्षा और तरक्की, वो सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें मिलकर ये तय करना पड़ता है कि कौन सी चीज किसकी है, और ये भी मानना पड़ता है कि दूसरों की चीज को नहीं छूना है। इसी से संपत्ति का हक और न्याय के नियम बनते हैं। यूं ये भी मानते हैं कि इंसाफ का असली फायदा तभी मिलता है जब हम सब मिलकर नियमों का पालन करें, वरना कोई फायदा नहीं। यूं और हाब्स की सोच यहाँ अलग हो जाती है। हाब्स के हिसाब से हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हमें खुद को फायदा होता है। लेकिन ह्यूम कहते हैं कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए न्यायप्रिय लोगों की तारीफ नहीं करते, बल्कि हमें उनके ऐसे कामों में भी खुशी मिलती है जो समाज या दूसरों के लिए अच्छे होते हैं। हमें न्यायप्रिय इंसान अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हम बाकी लोगों को होने वाले फायदे से भी जुड़ाव महसूस करते हैं। हालांकि ह्यूम ये भी मानते हैं कि हर बार इंसाफ करना हमारे लिए फायदेमंद हो ये जरूरी नहीं। कभी कभी ऐसा मौका आता है जब कोई शख्स अपने मतलब के लिए न्याय के नियम तोड़ना चाहता है और सोचता है कि अगर सब नियम मान रहे हैं तो मेरे एक बार गलत कर देने से क्या फर्क पड़ेगा। ह्यूम मानते हैं कि अगर किसी के दिल में बुराई या धोखाधड़ी करने की कोई झिझक ही नहीं बची है तो उसे रोकना मुश्किल है। धार्मिक सोच पर भी ह्यूम ने काफी गहराई से लिखा। उन्होंने चमत्कारों की सच्चाई, आत्मा की अमरता, आत्महत्या और धर्म के इतिहास जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। उनकी बातें उस वक्त बहुत लोगों को चुभ गई थीं और आज भी इन पर बहस होती है। धर्म के बारे में ह्यूम का सबसे बड़ा योगदान उनकी किताब डायलॉग्स कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन है, जिसे बहुत अहम और असरदार माना जाता है। उस जमाने में ये किताब इतनी विवादित मानी गई कि उनके दोस्तों ने सलाह दी कि इसे उनकी मौत के बाद ही छपवाया जाए। ह्यूम का तरीका ये था कि पहले वो पुराने विचारों की बारीकी से जांच करते थे, उनकी कमजोरियों को सामने रखते थे, फिर अपना रास्ता बताते थे। लेकिन धर्म के मामले में ह्यूम मानते थे कि जिन बातों पर बहस हो रही है उनमें असल में कोई ठोस बात है ही नहीं। इसलिए धर्म के तर्कों का ना तो खंडन किया जा सकता है और न ही उनका कोई मजबूत पक्ष बन सकता है। ऐसे में उन्होंने धर्म की बहस को सुलझाने की बजाय उसको बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की। डायलॉग्स में 3 लोग मिलकर भगवान के अस्तित्व और उसके स्वभाव पर बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बहस ये है कि क्या दुनिया में जो नियम और व्यवस्था दिखती है वो ऐसे ही बन गई या फिर किसी बुद्धिमान कारीगर ने इसे बनाया। क्लिंथिस नाम का किरदार कहता है कि जिस तरह इंसान चीजें बनाता है और उसमें हमें एक तरह की समझदारी और डिजाइन दिखती है, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड की बनावट देखकर भी लगता है कि जरूर किसी समझदार ताकत ने इसे बनाया है। वो इसे भगवान के होने का सबूत मानता है। दूसरी तरफ डेमिया नाम का किरदार है जो मानता है कि भगवान की असली पहचान इंसान की समझ से बाहर है। उसका कहना है कि अगर हम भगवान को इंसान जैसी सोच या तर्क से समझना चाहें तो हम उसकी महानता को कम कर रहे हैं। क्लिंथिस डेमिया को मिस्टिक कहकर चिढ़ाता है, जबकि डेमिया क्लिंथिस पर आरोप लगाता है कि वो भगवान को इंसान की तरह मान रहा है, जो गलत है। तीसरा किरदार है फिलो, जो सवाल उठाने वाला और शक करने वाला है। उसकी सोच ह्यूम के विचारों से सबसे ज्यादा मिलती है। शुरू में तीनों इस बात पर एकमत है कि वे भगवान के स्वभाव पर बात करेंगे, क्योंकि सभी मानते हैं कि भगवान है। बातचीत के पहले हिस्से में भगवान की ताकत, ज्ञान और देखरेख की बात होती है। बाद में भगवान की अच्छाई और न्याय पर चर्चा होती। डेमिया कहता है कि भगवान के बारे में इंसान कुछ नहीं जान सकता, वो हर तरह की सीमा से परे है। क्लिंथिस का मानना है कि ब्रह्मांड की बनावट को देखकर भगवान के सारे गुण साबित हो जाते हैं।
वो कहता है कि जिस तरह इंसान अपनी समझ से चीजें बनाता है, वैसे ही भगवान ने ब्रह्मांड बनाया होगा। बस भगवान की समझ और ताकत इंसान से बहुत ज्यादा है। डेमिया को लगता है कि तर्क सिर्फ संभावना दिखाता है, पक्की बात नहीं। लेकिन असली चुनौती फिलो की है। फिलो कहता है कि इंसान की बनाई चीजों और ब्रह्मांड में जो फर्क है वो ज्यादा बड़ा है। इन दोनों को एक जैसा मानना सही नहीं है। हम तो पूरी दुनिया का बस एक छोटा सा हिस्सा ही देख सकते हैं, उसके बारे में भी पूरी तरह नहीं जानते। ऐसे में हम कैसे मान लें कि सारी दुनिया एक ही तरीके से बनी है? फिलो ये भी सवाल उठाता है कि हमें तो किसी ब्रह्मांड के बनने का कोई अनुभव ही नहीं है। जब हमें दो चीजों के बीच कोई बार बार रिश्ता दिखाई देता है, तभी हम उनके बीच कारण नतीजे का रिश्ता समझ पाते। ब्रह्मांड के बनने का तो हमने कभी अनुभव नहीं किया, तो फिर उसके कारण के बारे में हम पक्के तौर पर कुछ कह भी नहीं सकते। क्या ब्रह्मांड के बनने के लिए कोई वजह जरूरी है या नहीं, ये भी पता नहीं। वो ये भी पूछता है कि अगर भगवान ने ब्रह्मांड बनाया तो खुद भगवान का कारण क्या है, या भगवान अकेला है या और भी कोई है। असली बात यह है कि ये सारी बहस हमारी समझ से बाहर जाती है और इनका कोई साफ जवाब नहीं है। इस तरह ह्यूम ने ये दिखाया कि भगवान के बारे में जो तर्क दिए जाते हैं वो हमारी जानकारी से बहुत आगे हैं और उन पर पक्की राय बनाना नामुमकिन है। इधर डेमिया क्लिंथिस का मजाक उड़ाता है, क्योंकि क्लिंथिस भगवान को इंसान जैसी सोच के हिसाब से समझने की कोशिश करता है। डेमिया को अपने रहस्यमय तरीके पर पूरा गर्व है, जबकि क्लिंथिस उसे मिस्टिक कहता है। इन दोनों की आपसी बहस और फिलो की चुपती बातें एक ऐसी मुश्किल तैयार करती हैं जिसमें दोनों फंस जाते हैं। फिलो क्लिंथिस से बार बार पूछता है कि जब वो भगवान के दिमाग की बात करता है तो असल में उसका मतलब क्या है। आखिरकार क्लिंथिस मान लेता है कि उसका मतलब है इंसान जैसा दिमाग। वो कहता है कि उसे कोई और तरीका पता भी नहीं है। क्लिंथिस का मानना है कि जो लोग भगवान को इंसान से इतना अलग मानते हैं कि वो समझ ही ना आए, असल में वो भगवान को नकार रहे हैं। फिलो इसमें जोड़ता है कि जब हम भगवान को परफेक्ट मानते हैं तो ये समझना चाहिए कि हमारी समझ में परफेक्ट बस एक सोच है, असली में उसकी कोई सीमा नहीं है। इस वजह से भगवान के गुण हम इंसानों जैसे नहीं कहे जा सकते। तो जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं, असल में हम कुछ भी साफ साफ नहीं कह पाते। डेमिया भी यही कहता है कि अगर हम भगवान को इंसान जैसी खासियतें देते हैं, चाहे जितना बड़ा बनाकर, तो भी वो वही भगवान नहीं रह जाता जो सदियों से माना जाता। जैसे एकता, सादगी और कभी न बदलने वाला स्वभाव फिलो क्लिंथिस की बातों में और कमियां गिनाता है। अगर हम माने कि भगवान ने इंसान की तरह दुनिया बनाई, तो फिर भगवान भी सीमित हो जाएगा। ये भी पूछता है कि अगर भगवान सीमित है तो फिर उसमें ऐसी क्या बात बचती है जो उसे सबसे अलग बनाए। फिर तो कई और तरह की अजीब अजीब सोच निकल सकती है। जैसे अगर मकड़ी की दुनिया हो तो वहाँ के लोग मानेंगे कि कोई विशाल मकड़ी ने ये जाल बनाया है। फिलो कहता है कि क्लिंथिस का तर्क इतने कमजोर सबूतों पर टिका है कि ठीक से कोई भी फैसला करना नामुमकिन है। ऐसे में सबसे सही है कि हम अपनी राय रोक लें, वरना हम अपनी समझ से कहीं आगे की बातें करने लगेंगे जिनका हमारे पास कोई सबूत नहीं है। फिलो का ये सवाल पूरी बहस का असली मुद्दा है। अगर हम माने कि भगवान के गुण अनंत और परफेक्ट हैं, तो इंसान की भाषा में उन गुणों का कोई साफ मतलब नहीं रह जाता। अगर हम भगवान को समझ में आने वाले गुण देते हैं, तो वो भगवान ही नहीं बचता, बस एक सुपर हीरो जैसा बन जाता है। तो भगवान के बारे में कोई भी बात पक्की नहीं कही जा सकती और इसी में पूरी उलझन छुपी है। आखिर तक डेमिया को लगता है कि फिलो उसकी तरफ है, लेकिन उसे बाद में समझ आता है कि असल में फिलो ने सबको फंसा दिया। डेमिया बाद में एक दूसरा तर्क देता है जिसमें वो कहता है कि भगवान का होना अपने आप में जरूरी है, लेकिन क्लिंथिस जल्दी ही उसकी बात को नकार देता है।
इसके बाद बहस भगवान की अच्छाई और न्याय पर आ जाती है। डेमिया फिर से बहस शुरू करता है। वो कहता है कि हम धर्म की सच्चाइयों को सोच समझकर नहीं मानते, बल्कि जब हमें अपनी कमजोरी और दुख महसूस होता है तब मन में डर और चिंता से धर्म का एहसास होता है। पूजा पाठ भी बस उन अनजाने ताकतों को खुश करने की कोशिश है जो हमें सताती हैं। फिलो भी इसमें शामिल हो जाता। वो कहता है कि लोगों में धर्म की सही समझ लाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि उन्हें इंसान की असली हालत, उसके दुख और बुराइयों के बारे में बताया जाए। फिर दोनों मिलकर इंसानी जिंदगी की मुश्किलों और दुखों की लिस्ट गिनवाने लगते हैं। डेमिया को समझ ही नहीं आता कि फिलो असल में उसकी बातों को अपने हिसाब से घुमा रहा है। फिलो कहता है कि बीमारी, भूख और परेशानियां हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन्हें छुपाने के लिए जो बहाने बनाए जाते हैं वो परेशानी को और बड़ा बना देते हैं। ऐसे बहाने बनाए जाते हैं कि भगवान की अच्छाई को दुख के साथ जोड़कर समझाया जाए, लेकिन ये बहाने खुद ही कमजोर हैं। डेमिया भी इन बहानों का मजाक उड़ाता है, लेकिन बाद में खुद ही वैसा ही तर्क देने लगता है। क्लिंथिस बीच में बोलता है कि उसे इतनी परेशानी महसूस नहीं होती और शायद बाकी लोग भी इतने दुखी नहीं हैं। लेकिन ये उम्मीद करना कि दुनिया में दुख कम है कोई सबूत नहीं है। फिलो तुरंत चैलेंज करता है कि अगर भगवान सचमुच दयालु और भला है तो फिर इतनी तकलीफें क्यों हैं? अगर भगवान के पास सब कुछ करने की ताकत है तो सभी लोग खुश क्यों नहीं हैं? क्लिंथिस हंसते हुए कहता है कि अगर फिलो साबित कर दे कि इंसान सच में दुखी और बिगड़ा हुआ है तो वो हार मान लेगा। उसे लगता है कि फिलो अब फंस गया है, लेकिन क्लिंथिस को समझ नहीं आता कि फिलो को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उल्टा क्लिंथिस को ही मुश्किल में डाल देता है। डेमिया कहता है कि क्लिंथिस ने इंसान की हालत को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया है और अब वो खुद ही वो तर्क देने लगता है जिसका वो मजाक उड़ा रहा था। उसका तर्क ये है कि जैसे हम किसी बड़ी इमारत को उसके बरामदे से देखकर नहीं समझ सकते, वैसे ही दुनिया में जो दुख है वो शायद लंबे समय में भले के लिए हो या फिर उतना बड़ा हो ही ना। क्लिंथिस कहता है कि डेमिया असलियत से मुंह मोड़ रहा है और उसकी बातों में कोई ठोस दम नहीं है। क्लिंथिस कहता है कि अगर भगवान सचमुच दयालु है तो उसे ये साबित करना होगा कि इंसानों की हालत सच में उतनी बुरी नहीं है। लेकिन ये साबित करना भी आसान नहीं है। फिलो कहता है कि चलो मान भी लिया कि इंसानों की खुशी दुख से ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर भगवान की ताकत, समझ और भलाई अनंत है तो दुनिया में जरा सा भी दुख क्यों है? इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि ये बात हमारी समझ से बाहर है। फिलो अब क्लिंथिस को और घेरता है। वो कहता है कि अगर मान भी लिया जाए कि दुख और भगवान की भलाई साथ चल सकते हैं, तो भी क्लिंथिस को ये साबित करना पड़ेगा कि भगवान वाकई दयालु है। सिर्फ ये बताना काफी नहीं कि ये मुमकिन है। ये काम और भी मुश्किल है, क्योंकि सीमित चीजों से अनंत तक का अनुमान लगाना बहुत कमजोर तर्क है। आखिर में फिलो कहता है कि भगवान के गुण साबित करने के मामले में उसे कोई मुश्किल नहीं, बल्कि अब क्लिंथिस को ये दिखाना है कि इंसानों की हालत देखकर भगवान के नैतिक गुण कैसे साबित होते हैं। क्लिंथिस अपनी बात को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत जल्दी उसे खुद भी समझ आ जाता है कि अगर हम भगवान के लिए इंसानों जैसे शब्दों का मतलब बदल दें तो बात ही समझ से बाहर हो जाती है। अगर हम भगवान को बिल्कुल इंसानों जैसा न माने तो धर्म की बात ही अधूरी रह जाती है, लेकिन अगर मान लें तो फिर इतनी बुराई और दुख के साथ भगवान की अनंत भलाई को जोड़ना नामुमकिन है। क्लिंथिस को अब महसूस होता है कि वो खुद ही मुश्किल में फंस गया है, लेकिन उसे फिर भी लगता है कि रास्ता है। वो सोचता है, भगवान को अनंत न मानकर सिर्फ सीमित गुण वाला मान लो। फिर भलाई, समझदारी और कुछ मजबूरियों के साथ भगवान ने दुनिया ऐसी बना दी जैसी है। क्लिंथिस को ये समझ नहीं आता कि अब उसकी ये नई सोच पहले से भी ज्यादा कमजोर है।
वो भूल जाता है कि फिलो ने पहले ही पूछा था कि सीमित रूप से परफेक्ट का मतलब ही क्या है। अब भगवान की जगह वो किसी सुपर हीरो जैसे किरदार को मान रहा है, जिसके अपने खुद के नियम और कमजोरियां हैं। वैसे भी उसकी ये कहानी भी एक बहाना ही है, जिसमें भगवान की सीमाओं की वजह से वो सारी बुराइयों को नहीं रोक सकता या पूरी तरह अच्छी दुनिया नहीं बना सकता। फिर भी क्लिंथिस की हालत पहले जैसी ही है, सिर्फ अंदाजे लगाकर ये नहीं माना जा सकता। फिलो इसके बाद ब्रह्मांड की वजह के बारे में 4 अलग अलग सोच सामने रखता है। या तो ब्रह्मांड का कारण पूरी तरह अच्छा है या पूरी तरह बुरा है, या अच्छा बुरा दोनों है, या फिर अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। दुनिया में जो दुख है उसे देखकर पहला और दूसरा जवाब तो साफ नहीं चलते। जो नियम कायदे दुनिया में दिखते हैं वो तीसरे को भी काट देते हैं, तो चौथा ज्यादा सही लगता है कि ब्रह्मांड की वजह को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया में भलाई या बुराई कितनी है। जो बातें प्राकृतिक बुराइयों पर लागू होती हैं, वही नैतिक बुराइयों पर भी लागू होती हैं। भगवान की अच्छाई की बात जितनी कम ठोस लगती है, भगवान की नेकी की बात और भी कम समझ आती है, क्योंकि नैतिक बुराई तो प्राकृतिक बुराई से भी भारी है। क्लिंथिस की ये नई सोच अब ये भी मान लेती है कि सारी नैतिक बुराई की जड़ भी भगवान तक ही जाती है, क्योंकि हर असर की कोई न कोई वजह होती है। या तो वो वजह कहीं दूर जाकर थम जाती है, या फिर सबका आधार भगवान ही है। अब डेमिया, जो बहस में अब तक बेचैन होता जा रहा था, फिलो की बातें सुनकर चुप हो जाता है। उसे अब समझ आता है कि फिलो की दलीलें क्लिंथिस के साथ साथ उसकी भी सोच के खिलाफ हैं। अब डेमिया को समझ आता है कि जो रहस्यमयी बातों का सहारा वो लेता रहा, वो भी कहीं टिकती नहीं, क्योंकि भगवान के भले होने का कोई साफ मतलब ही नहीं बचता। ऐसे में वो चुपचाप बहस से बाहर चला जाता है। अब आखिरी हिस्से में क्लिंथिस और फिलो ही रह जाते। अब दोनों के बीच की बातचीत थोड़ी नरम और दोस्ताना हो जाती है। फिलो अब मानता है कि कुदरत की जटिलता और उसके कमाल को देखकर किसी बड़ी ताकत का एहसास हर किसी को होता है, भले ही वो ज्यादा सोचने विचारने वाला ना हो। यहाँ फिलो की बातों का अंदाज कुछ उल्टा सा लगता है, जैसे वो अब अपने ही पुराने तर्कों को छोड़ रहा हो। वो भी मान लेता है कि कुदरत में एक मकसद, एक डिजाइन हर जगह दिखता है और हर किसी को ये महसूस होता है। फिलो की बातें देखने में सीधी लगती हैं, लेकिन असल में वो उतनी सीधी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ फिलो और मतलब ह्यूम खुद को भगवान को मानने वाले की तरह पेश कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अब उसके पास सारे तर्क हैं, इसलिए वो थोड़ा नरम होकर बात कर रहा है। अगर उसकी बातों को हल्के तंज के साथ देखें, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो लोग सोच विचार कम करते हैं, उन्हें कुदरत में मकसद और डिजाइन नजर आता है, लेकिन जो लोग गहराई से सोचते हैं, उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन यहाँ ऐसा मानना जरूरी नहीं है। सीधा पढ़ा जाए तो फिलो यही कहना चाहता है कि कुदरत की बनावट बहुत जटिल है, लेकिन इंसानी दिमाग भगवान के गुणों के बारे में कुछ भी पक्का नहीं जान सकता। हर कोई देख सकता है कि जानवरों और पौधों के हिस्सों के कुछ काम हैं, इसलिए कोई भी डॉक्टर या वैज्ञानिक जब कोई नया अंग देखता है, तो वो तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक उसके काम को नहीं समझ ले। किसी भी जीव के हिस्सों के काम को समझ लेना इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उसका डिजाइन किसी बनाने वाले का है या नहीं। फिलो की बातों से ये बिल्कुल साफ है कि वो डिजाइन की थ्योरी को अब भी नहीं मानता, बल्कि बार बार यही कहता है कि चीजों का अपने आप जुड़ना भी बिल्कुल आम है। फिलो की राय यही है कि कुदरत में जो कुछ भी है, उसमें इंसानों द्वारा बनाई चीजों से कुछ समानता है, लेकिन बहुत फर्क भी हो सकता है। इसी वजह से बहस का कोई अंत ही नहीं है, और असल में ये सब बस शब्दों का खेल है। असली फर्क तो ये है कि यहाँ कोई भी साफ साफ जवाब नहीं मिलता, क्योंकि भगवान के बारे में हमारी समझ हमेशा अस्पष्ट और उलझी रहती। डिजाइन वाली बहस हमेशा अधूरी रहेगी, क्योंकि इंसान चीजों की तुलना और उनका माप पूरी तरह नहीं कर सकता। ऐसे में ये बहस सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा उलझन भरा मामला है। इसीलिए कोई भी, यहाँ तक कि नास्तिक भी, ये कह सकता है कि सड़ी हुई सब्जी
किसी जानवर का जन्म या इंसान का दिमाग है, सब किसी हद तक एक जैसे हैं। टिलो भी आखिर में यही मानता है कि ब्रह्मांड के जो भी कारण हैं, उनमें इंसानी दिमाग से कोई दूर दूर की समानता हो सकती है, लेकिन क्या है ये पक्के तौर पर कोई नहीं कह सकता। अगर भगवान या डिजाइन वाली बात में यही सब है, तो फिर उसका कोई धार्मिक या गहरा मतलब नहीं बचता। टिलो ने अपने तर्कों से उसका सारा अर्थ ही खत्म कर दिया है। अब डिजाइन की थ्योरी गलत ही नहीं, बल्कि समझ के बाहर। शुरुआत में सभी ने तय किया था कि वो सिर्फ भगवान के स्वभाव पर बात करेंगे, उसके अस्तित्व पर नहीं। लेकिन अब अंत तक आते आते ये भी साफ नहीं रह जाता कि क्या वाकई हम भगवान के स्वभाव और उसके अस्तित्व की बात अलग अलग कर सकते हैं। सच तो ये है कि जब हम एक ऐसे भगवान की बात करते हैं जिसकी असली पहचान गुण या रूप ही हमारी समझ से बाहर है, तो हम असल में बात किस बारे में कर रहे हैं ये कोई नहीं जानता। ये बहस वहीं ले जाती है जहां ह्यूम ने पहले कहा था, जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं तो हम अपने मन की अच्छाई और समझदारी को बस बहुत बढ़ा चढ़ाकर सोच लेते हैं। लेकिन अगर हम इसी बढ़ाते चले जाएं, तो भगवान के नाम पर हमारा मतलब ही खो जाता है। और अगर थोड़ा कम बढ़ाएं, तो शायद कोई मतलब रह जाए, लेकिन भगवान वाला मतलब नहीं बचता।